एसएससी अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने जीव विज्ञान का सेट 824 एनजे में 9 तथा 10 प्रश्नों को हल कर लिया था, उसी श्रृंखला में प्रश्न नंबर 11 में पहला प्रश्न है कि दो पादप हार्मोनों के नाम लिखिए एवं उनके कार्य लिखिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पादप हार्मोन्स के। पादप हार्मोन्स क्या होते हैं? तो हमें पता है कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम थीमान है। एक वैज्ञानिक जिनका नाम थीमान था, इन्होंने बताया, अर्थात थीमान के अनुसार थीमान नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जो हार्मोन होते हैं वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं। जो हार्मोन होते हैं वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं एवं ये प्राकृतिक रूप से उच्च श्रेणी के पौधों में पाए जाते हैं या बनते हैं। थीमान के अनुसार जो हार्मोन होते हैं वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक रूप से उच्च श्रेणी के पौधों में बनते हैं। अब हमें पता है जो हार्मोन होते हैं वो बनते तो एक जगह हैं, लेकिन पूरे पौधे में जहां जहां इनकी आवश्यकता होती है वे क्या होते हैं, वहां तक स्थानांतरित होने लगते हैं। उसी श्रृंखला में यदि हम बात कर लें तो इनके अनुसार हार्मोन दो प्रकार के होते हैं, या पादप हार्मोन दो प्रकार के होते हैं। एक हार्मोन जिन्हें हम कहते हैं वृद्धि सहायक हार्मोन, एवं दूसरे हार्मोन को कहते हैं वृद्धि रोधक हार्मोन। अब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जो वृद्धि सहायक हार्मोन्स होते हैं इनके द्वारा पौधों में वृद्धि होती है, तथा जो वृद्धि रोधक हार्मोन होते हैं इनके द्वारा पौधों की वृद्धि को रोका जाता है, अर्थात जिससे पौधों में वृद्धि नहीं होती। तो वृद्धि सहायक हार्मोन में दो तीन हार्मोन आते हैं जिनका नाम है, जैसे पहला है ऑक्सिन्स। पहला जो ऑक्सिन्स हार्मोन होता है, या जिसे नॉर्मली सब ऑक्सिन शब्द देते हैं। दूसरा जिब्रेलिन, लेकिन इसका शुद्ध रूप होता है जिब्रेलिन्स। और हम तीसरा कह सकते हैं साइटोकाइसिन्स। इस प्रकार से वृद्धि सहायक हार्मोन में ऑक्सिन्स हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन तथा साइटोकाइनिन हार्मोन, तथा वृद्धि रोधक हार्मोन तथा उसी प्रकार से वृद्धि रोधक हार्मोन में पहला होता है एब्सिसिक अम्ल और दूसरा हार्मोन होता है एथिलीन। इस प्रकार से थोड़ा कुछ हमने पादप हार्मोन के बारे में जान लिया। अब हम इनमें से किन्हीं दो के बारे में, यदि हम इनके गुणों के बारे में लिख दे रहे हैं तथा इनके कार्यों के बारे में लिख दे रहे हैं तो हमारा प्रश्न क्या होता है, जैसा दिया गया उसका आंसर मिल जाता है। तो हम दो पादप हार्मोन के बारे में देख लें, जिनमें सबसे पहले हम ऑक्सिन के, हम एक वृद्धि सहायक तथा एक वृद्धि रोधक हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें से पहला जो है, पहला ऑक्सिन हार्मोन। पहला ऑक्सिन हार्मोन। अब हमें पता होना चाहिए जो ऑक्सिन हार्मोन होता है, इसे हमने जो देखा वृद्धि सहायक में देखा, तो पहला ही पॉइंट होता है कि जो ऑक्सिन हार्मोन होता है यह पौधों में शीर्ष प्रमुखता के लिए आवश्यक होता है। पौधों में शीर्ष प्रमुखता के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है, अर्थात इसके द्वारा पौधों में क्या होता है, शीर्ष प्रमुखता होती है, या पौधों के जो तने होते हैं उनकी क्या होती है, वृद्धि होती है। इसी प्रक्रिया में हम दूसरे पॉइंट को देख लें तो जो ऑक्सिन हार्मोन होता है यह विलगन की प्रक्रिया को रोकता है, विलगन की प्रक्रिया को रोकता है।
ऐसा हम कह सकते हैं कि यह विलगन रोधी होता है। अब विलगन क्या होता है? किसी भी पौधे की पत्तियों में पत्तियों का गिरने की अवस्था क्या कहलाती है? विलगन कहलाती है। पौधे की जो पत्तियों में पेटियोल पाया जाता है उसमें एक परत बन जाती है, जिसके कारण क्या होते हैं, पत्तियां पौधे से टूटकर नीचे गिर जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विलगन कहते हैं। तथा तीसरा पॉइंट यदि हम इसके कार्य को देखें तो जो ऑक्सिन हार्मोन होता है यह अनिषेक फलन में सहायक होता है। अनिषेक फलन में सहायक होता है। पुनः वही बात आएगी कि अनिषेक फलन क्या होता है, तो हम बता दें कि अनिषेक फलन वह प्रक्रिया होती है जिसमें फल का निर्माण बिना निषेचन के द्वारा हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम अनिषेक फलन कहते हैं। तथा अनिषेक फलन से बनने वाले फलों को क्या कहते हैं? अनिषेक फल कहते हैं। उसी प्रकार से अब हम देख लेते हैं दूसरे हार्मोन के बारे में। तो दूसरा हार्मोन हम वृद्धि रोधक से लेंगे, जिसमें हार्मोन आएगा एथिलीन हार्मोन। यदि आप लोगों ने कभी ना कभी कच्चे फल को पकाने में कार्बाइड का प्रयोग किया होगा, जो कार्बाइड होता है वही क्या होता है? एथिलीन होता है। तो इसका जो पहला पॉइंट हो जाएगा, पहला पॉइंट कि जो एथिलीन हार्मोन होता है यह क्या होता है? वृद्धि रोधक होता है, जिसके कारण पौधों की वृद्धि नहीं होती। इससे पौधों की वृद्धि नहीं होती है, अर्थात यह वृद्धि को रोकता है। लेकिन दूसरे पॉइंट में हम कह सकते हैं कि जो एथिलीन नामक हार्मोन होता है यह पौधों की वृद्धि को तो रोकता है, लेकिन इसके कारण जो पौधे के तने होते हैं, तनों में मोटाई में सहायक होता है। अर्थात जो पौधों के तने होते हैं इसकी मोटाई किसके कारण बढ़ती है? एथिलीन के कारण बढ़ती है। इसी प्रक्रिया में हम इसके साथ यह तीसरा पॉइंट को देखें, जो एथिलीन नामक हार्मोन होता है, जैसा कि हमने बताया इसे हम जो है कार्बाइड के नाम से भी जानते हैं। तो जो एथिलीन नामक हार्मोन होता है यह फलों के पकाने में सहायक होता है। फलों के पकाने में सहायक होता है। और हम यदि एक प्रश्न की या एक पॉइंट की और बात करें तो हम कह सकते हैं जो एथिलीन होता है यह विलगन की प्रक्रिया को बढ़ाता है। जबकि हमने देखा ऑक्सिन विलगन की प्रक्रिया को रोकता है, वहीं एथिलीन जो होता है विलगन की प्रक्रिया को बढ़ाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम दो हार्मोनों के नाम तथा हार्मोनों के नाम करने के बाद इतना सही होता है। इसी प्रक्रिया हम क्या देखेंगे 10। हमारा क्वेश्चन 11वें का दूसरा क्वेश्चन है जो हमें करना है। दो क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें से हमें एक क्वेश्चन करना है। यह प्रश्न करने का हमारा मुख्य उद्देश्य है क्योंकि इसमें हमें चित्र बनाना है। चित्र बनाने से क्या होता है, हमें सटीक पूरे नंबर मिल जाते हैं, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को लिया। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन है विकराणु का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। जैसा कि आप चित्र देख पा रहे होंगे, यह जो चित्र है यह किसका है? विकराणु का है, जिसे हम इंग्लिश में नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले है वृक्कनलिका दिया गया है तथा यह संरचना क्या दिया गया है? यहाँ पर ग्लोमेरुलस दिया गया है, जिसे कोशिका गुच्छ भी कहते हैं। इसके आगे आप देख रहे होंगे यह संरचना बोमेन संपुट कहलाती है तथा ऊपर से आई हुई जो धमनी है वृक्क की वह आकर बाद में क्या किस रूप में आ जाती है? अपवाही धमनी के रूप में। तथा बोमेन संपुट की चौड़ी संरचना क्या कहलाती है? अवरोही धमनी। आगे चलकर यह संरचना एक लूप नुमा संरचना का निर्माण करती है अवरोही धमनी, जिसे हम क्या कहते हैं? हेनरी लूप कहते हैं। तथा इससे बोमेन संपुट के पास जो संरचना पाई जाती है उसे समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं तथा बोमेन संपुट के दूर जो संरचना पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर संग्रह नलिका दिया होगा, संग्रह नलिका दिख रहा होगा। जब यहाँ से सभी जो है उत्सर्जी पदार्थ जो है छन करके
बाहर जाते हैं तो वे मूत्राशय में क्या होते हैं, संग्रह नलिका के रूप में एकत्रित होते हैं। अब हम इसके क्या करते हैं, कार्य के बारे में अध्ययन कर लेते हैं कि इसके प्रमुख कार्य क्या होते हैं, जिनमें से हम पहला कार्य जानते हैं कि जो विकराड़ होता है यह नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थों को, नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थों को छानने का काम करता है, छानने का कार्य करता है। जैसा कि हमें पता है हमारे जितने भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वे रुधिर में क्या होते हैं, घुले हुए होते हैं। जब वे प्रत्येक नेफ्रॉन से होकर क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं, तो उनमें से जितने भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उसे नेफ्रॉन के द्वारा क्या किया जाता है, छान करके अलग कर लिया जाता है। इसी पॉइंट में हम दूसरे पॉइंट को देख सकते हैं कि जो नेफ्रॉन होता है यह मनुष्य के शरीर के अंदर लवण के संतुलन को बनाए रखता है, लवण के संतुलन को बनाए रखता है, बनाए रखता है। या हम तीसरा पॉइंट कह सकते हैं कि जो विकराड़ होता है इसके द्वारा मनुष्य में यूरिया को, इसके द्वारा यूरिया को छानने का कार्य किया जाता है, छानने का कार्य किया जाता है। ठीक है, तथा जैसा कि आप देख रहे होंगे 3 कार्य हो जाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा गया है कि समीपस्थ कुंडली नलिका 70% जल को अब्जॉर्ब करती है, इसका मतलब है, तथा हेर्ने लूप जो होता है वह 5% जल को अब्जॉर्ब करता है, और जो दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है वह कितने परसेंट जल को, 17% जल को अब्जॉर्ब करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो नेफ्रॉन के एक प्रमुख कार्य होता है कि यह जल को क्या करता है, पुनः अवशोषित करता है, जल को अवशोषित करता है, जल को अवशोषित करता है। 4 कार्य हो गए हैं। जैसा कि हम बता दें कि जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है, स्वस्थ मनुष्य के जो किडनी होती है उसमें 1.8 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अर्थात एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है, जो वयस्क मनुष्य होता है, उसके किडनी में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है, 1.8 मिलियन होती है। इसके बाद हम देख लें कि जो व्यक्ति शराब का सेवन करते हैं, जो मदिरा का सेवन करते हैं, उनमें एडीएच हार्मोन का अत्यधिक स्राव होने लगता है, जिसके कारण से जो दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है वह 17% जल को क्या करती है, अब्जॉर्ब नहीं करती, जिससे क्या होता है, उनके शरीर में जल की ज्यादा कमी हो जाती है। ठीक, जीव विज्ञान के सेट 824 एनजे का यह लास्ट प्रश्न है, जो है कि परागण की परिभाषा लिखिए, पुष्प के लंबवत काट के नामांकित चित्र के द्वारा निषेचन की प्रक्रिया को समझाइए। तो यह जो प्रश्न है यह 1+3 के रूप में क्या है, विभाजित है। अर्थात हमें जो 1 नंबर होगा वह परागण की परिभाषा लिखने के लिए, तथा 3 नंबर जो मिलेंगे पुष्प की लंबवत काट बनाने के लिए, तथा जो 3 नंबर और मिलेंगे वह मिलेंगे निषेचन की प्रक्रिया समझाने के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परागण किसे कहते हैं। तो हमें पता है कि परागकोश से परागकण का निकलकर मादा जनन अंग जायांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। तो हम लिख लें कि परागकण का परागकोश से निकलकर जायांग के
जयांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। परागण कहलाती है। इस प्रकार से जो हमारा पहला पॉइंट था 1 नंबर का, वह हो गया कि परागण परागकण का परागकोश से निकलकर जायांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। 1 नंबर हमारा कंप्लीट। तो दूसरा नंबर है पुष्प के लंबवत काट की सहायता से निषेचन की क्रिया को समझाइए। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यह एक पुष्प है जिसकी क्या है, लंबवत काट बनाई गई है, जिसमें हम देख सकते हैं परागकण है, परागनल क्या है, वर्तिकाग्र है, नर युग्मक है, मादा युग्मक, तथा बीच में जो प्रक्रिया बनाई गई है उसमें भ्रूणपोष है, बीजांड है, बीजांड द्वार है, तथा लास्ट में दिया गया है पुष्पासन। तो जैसा कि बताया गया है, जो यहाँ की संरचना है इसे किस नाम से जानते हैं हम? मादा जनन अंग के वर्तिकाग्र के नाम से जानते हैं। वर्तिकाग्र के नाम से जानते हैं। जो परागकण होते हैं वह जैविक तथा अजैविक माध्यम से क्या होते हैं, वर्तिकाग्र तक आकर लैंड होते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। तो जैसा कि देख लिया, अब हम बात करते हैं निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है तथा पौधे में निषेचन कैसे होता है। निषेचन, जिसे हम फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं, तो हम बात करते हैं कि निषेचन की प्रक्रिया में किसे कहते हैं या क्या होती है? नर युग्मक के केंद्रक का मादा युग्मक के केंद्रक से संलयित होने की प्रक्रिया, जिसे हम मिलने की प्रक्रिया कह सकते हैं। संलयित होने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। संलयित होने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। अर्थात जो नर युग्मक होता है, जब उसका केंद्रक मादा युग्मक के केंद्रक से मिलता है या संलयित होता है, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि निषेचन की प्रक्रिया के बाद युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किसी भी जीव निर्माण के दौरान वह कौन सी कोशिका होती है जो दुगुणित होती है। तो वह कौन सी कोशिका होती है? दुगुणित होती है, क्योंकि जो नर युग्मक होता है तथा जो मादा युग्मक होते हैं, ये क्या होते हैं? हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं या यन कंडीशन में होते हैं। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या नाम देते हैं? इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन की प्रक्रिया होने के बाद किसका निर्माण होता है? जाइगोट का निर्माण होता है। यही हमने जाना ना। तथा जो जाइगोट बनता है या किस कंडीशन का होता है? 2n कंडीशन होता है। अर्थात किसी भी जीव के निर्माण के समय वह कोशिका जो दुगुणित अवस्था में होती है उसे क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। इसी जाइगोट में समसूत्री विभाजन होता है, जिसके द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है तथा जो भ्रूण आगे चलकर नए पौधे या नए जीव के रूप में क्या होता है? विकसित होता है। अब हम देख लेते हैं निषेचन की प्रक्रिया को यदि हम लिखते हैं तो सबसे पहले परागण की प्रक्रिया के बाद जो परागकण होता है वह वर्तिका पर आकर क्या होता है? लैंड होता है। तथा वर्तिकाग्र पर मैलिक अम्ल, वर्तिकाग्र पर हम यहां पे देखते हैं कि मैलिक अम्ल
प्लस शर्करा पाई जाती है। मैग्नीक अम्ल तथा शर्करा पाई जाती है जो उस पराग कण को क्या होते हैं अपने तरफ अट्रैक्ट करके चिपका लेते हैं। इसके बाद जो पराग कण होता है वह मैग्नीक अम्ल तथा शर्करा की नमी को सोख कर क्या होता है फूल जाता है तथा उसमें पाए जाने वाले जनन छिद्र की सहायता से एक नली का निर्माण होता है या एक नलिका का निर्माण होता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं पराग नलिका के नाम से जानते हैं। इसके बाद पराग कण में पाए जाने वाला केंद्रक विभाजित होता है जो नर युग्मक का कार्य करता है। यह नर युग्मक पराग नलिका की सहायता से होता हुआ बीजांड द्वार की सहायता से जो बीजांड होता है उसमें पाए जाने वाली एग सेल जिसे हम मादा युग्मक के नाम से जानते हैं उससे फ्यूज हो जाता है या मिल जाता है जिसके द्वारा जाइगोट का निर्माण होता है। अब जब किसी भी पुष्प में बीजांड में क्या होता है अंदर एग सेल पाई जाती है, जब उससे नर युग्मक फ्यूज हो जाता है तो इसके बाद जाइगोट का निर्माण हो जाता है। जाइगोट का निर्माण होने के बाद उस जाइगोट में विभाजन होते हैं जिसके कारण वह बना हुआ जाइगोट आगे चलकर एम्ब्रियो के रूप में परिवर्तित हो जाता है तथा नए पौधे का निर्माण करता है। वहीं जो बीजांड होता है वह बीजांड सीड के रूप में परिवर्तित हो जाता है तथा जो पौधे में या पुष्प में पाई जाने वाली जो अंडाशय होता है वह फल के रूप में क्या होता है परिवर्तित हो जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि निषेचन की प्रक्रिया होने के बाद जो किसी भी पुष्प का अंडाशय होता है वह किस रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो जो अंडाशय होता है वह फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हम यहाँ पर देख लें कि जो अंडाशय होता है वह फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है एवं जो अंडाशय के अंदर पाया जाने वाला बीजांड होता है, अंडाशय के अंदर पाया जाने वाला बीजांड होता है जिसके अंदर जो है एम्ब्रियो सैक पाया जाता है वह बीजांड किस रूप में परिवर्तित हो जाता है बीज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से हमारा जो है 824 यंजे का जीव विज्ञान का पूरा सेट जो है कंप्लीट हुआ। आगे हम दूसरे अंशाल को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप एसएससी एकेडमी को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें सपोर्ट करिए और जो है जितने भी हाँ हम बता दें आपको इसी वक्त कि आप हमारे एसएससी एकेडमी को जाकर ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे हम जितने भी वीडियो को अपडेट करें, जितनी भी वीडियो को अपलोड करें वह सीधे आपके नोटिफिकेशन बार पे चले जाएं और उसे देखकर आप अपने बोर्ड पेपर में अच्छा स्कोर करें। जय हिंद।